गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, एसएसटी के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। इस समय हम लोग इतिहास में सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं कि किस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी जो व्यापारी कंपनी थी, व्यापार के से शासन वर्ग में कैसे आ गई, उसी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। पिछले बार में हमने पढ़ा कि किस तरीके से बंगाल और अन्य क्षेत्रों में इन लोगों ने कब्जा किया। उसके बाद लॉर्ड डलहौजी के राज हड़पने की नीति, वेलेजली की सहायक संधि, इन दोनों ने भी भारतीय बहुत से राज्यों को अपने ब्रिटिश राज्य के अधीन मिला लिया। सतारा, झांसी, नागपुर, अवध को, बहुत सारे ऐसे हैं। अगला जो हम लोग का आज जो टॉपिक है वो है कंपनी की फौज। इतने बड़े शासन को चलाने के लिए सुचारू रूप से कंपनी को बहुत बड़ी सैनिक और साजो सामान की आवश्यकता थी। सारे सैनिक ब्रिटेन से नहीं लाए जा सकते थे, इसीलिए सैनिक में काफ़ी पुनर्गठन सुधार की बात थी। और अंग्रेज़ों का जो भारतीय राजाओं के साथ संधि थी, जिसे सहायक संधि या और अन्य संधियाँ कह सकते हैं, उसके अनुसार भारतीय राजाओं को अपने यहाँ अंग्रेजी सेना रखनी पड़ती थी। उनके राज्य में जो अंग्रेज थे वो एक रेजिडेंसी बनाते थे। ये सारी चीज़ें थी ताकि कभी भी भारतीय राजाओं से या विद्रोह या क्रांति के समय इस सेना का काम हो सके। कंपनी के साथ भारत के शासन में और सुधार के लिए नए विचार तो आए ही, लेकिन उसकी असली सत्ता सैनिक ताकत में थी। मुगल फौज मुख्य रूप से घुड़सवार, घोड़े पर चलने वाले प्रशिक्षित और पैदल सेना में थी। उन्हें तीरंदाजी और तलवार बाजी का प्रशिक्षण दिया गया था। सेना में सवारों का दबदबा रहता था। मुगल साम्राज्य को एक विशाल पेशेवर प्रशिक्षण वाली पैदल सेना की जरूरत महसूस नहीं होती थी। ग्रामीण इलाकों में सशस्त्र सैनिक किसानों की बड़ी संख्या थी। स्थानीय जमींदार मुगलों को जरूरत पड़ने पर पैदल सिपाही क्या करते थे, मुहैया कराते थे। 18वीं शताब्दी में जब अवध और बनारस जैसी रियासतों में किसानों को भर्ती करके उन्हें पेशेवर सैनिक का प्रशिक्षण दिया जाने लगा तो यह सूरत धीरे धीरे बदलने लगी। मैंने अभी बताया कि व्यापार के लिए, लोगों पर दबाव बनाने के लिए, अपना शासन सुचारू रूप से चलाने के लिए सैनिक का पुनर्गठन करना था। शुरू में जो सैनिक आते थे वो ब्रिटेन के थे। उनके खर्चे, उनके रखरखाव, उनके रहन सहन की जो भार था वो ज़्यादा पड़ता था। भारतीय क्लर्क, भारतीय सैनिकों को या सिपाहियों को ज़्यादा भत्ता, ज़्यादा खर्चा नहीं देना पड़ता था। उनके रहने के घर और सब चीज़ें नहीं देने पड़ते थे। वो सब अपने घर और अन्य चीज़ें करके अपने घर वापस चले जाते थे। ठीक है ना। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब अपनी सेना के लिए भर्ती शुरू की तो उसने यह भी यही तरीका अपनाया। अंग्रेज अपनी सेना को सिपाही, जो भारतीय शब्द में सिपाही के नाम से ही बना है, आर्मी कहते थे। 1820 के दशक से जैसे जैसे युद्ध तकनीक बदलने लगी, कंपनी की सेना में घुड़सवार टुकड़ियों की ज़रूरत कम होती गई। इसकी वजह यह थी कि ब्रिटिश साम्राज्य बर्मा, अफगानिस्तान, मिस्र में भी लड़ रहा था, जहां सिपाही यानी मास्केट, तोड़ेदार, बंदूक और मैचलॉक से लैस होते थे। कंपनी की सेना के सिपाहियों को बदलती सैनिक आवश्यकताओं का ध्यान रखना पड़ता था। अब उसकी पैदल टुकड़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती जा रही थी। 19वीं शताब्दी की शुरुआत में अंग्रेज एक समरूप सैनिक संस्कृति का विकसित करने लगे थे। सिपाहियों को यूरोपीय ढंग से प्रशिक्षण किया जाने लगा था, अभ्यास और अनुशासन सिखाया जाने लगा था। अब उनका जीवन पहले से कहीं ज़्यादा नियंत्रित था। इस कोशिश में कभी कभी समस्याएं आ जाती थी, क्योंकि पेशेवर सिपाहियों की सेना खड़ा करने के चक्कर में अंग्रेज कई बार जाति और समुदाय की भावनाओं को नज़रअंदाज कर देते थे। भला लोग अपनी जाति और धार्मिक भावनाओं को इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकते थे? क्या वे खुद को अपने समुदाय का सदस्य मानने की वजह सिर्फ सिपाही मान सकते थे? ऐसा नहीं था, क्योंकि वो भारतीय थे। ठीक है ना। सिपाही क्या महसूस करते थे? उनके जीवन और अपने जीवन यानी वे कौन हैं, इस सभी के एहसास में जो बदलाव आ रहे थे, उनको सिपाहियों ने किस तरीके से देखा। 1857 का विद्रोह हमें सिपाहियों की इस दुनिया की झलक दिखाता है। इस विद्रोह के बारे में हम अध्याय 5 में पढ़ेंगे। निष्कर्ष,
ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारी कंपनी से बढ़ते बढ़ते एक भौगोलिक उपनिवेश शक्ति के रूप में बदल गई। 19वीं सदी की शुरुआत में नई भाप तकनीक के आने से यह प्रक्रिया और तेजी हो गई। जब रेलवे इंजन का खोज हुआ, भाप इंजन की खोज हुई, जिसके कारण व्यापार में की तकनीक में, सैनिकों को लाने जाने की तकनीक, परिवहन में क्रांति हुई, जिसके कारण अंग्रेज़ों की जो विस्तारवादी नीति उसको ज़्यादा बढ़ावा मिला। ठीक है ना। जब तक समुद्र मार्ग से भारत पहुंचने में 6 से 8 महीने का समय लगता, भाप से चलने वाले जहाज़ों ने यह यात्रा 3 हफ्तों में समेट दिया। इसके बाद तो ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेज और उनके परिवार भारत जैसे दूर देश में आने लगे। 1857 तक भारतीय उपमहाद्वीप के 63% भूभाग और 78% आबादी पर कंपनी का सीधा शासन स्थापित हो चुका था। देश के शेष भूभाग और आबादी पर कंपनी का अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव था। व्यापारिक स्तर पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरे भारत को अपने नियंत्रण में ले चुकी थी। ये देखिए थोड़ा सा इसका जो हम लोग चर्चा किए थे, धर्मशास्त्र क्या है, संस्कृत की ऐसी कृतियाँ जिसमें सामाजिक और तौर तरीके के आचरण सिद्धांतों की व्याख्या की जाती थी। धर्मशास्त्र था, धर्मशास्त्र की व्याख्या करने के लिए पंडितों की संख्या थी। ये शुरू की बात है जब वारेन हेस्टिंग भारत का गवर्नर बना और उसने न्याय के क्षेत्र में काम करना शुरू किया, तो उसने मौलवी और पंडितों को भी हिंदू और मुस्लिम धर्म में प्रचलित विचारों के लिए रखा था। सवार मतलब घुड़सवार, मास्केट मतलब पैदल सिपाहियों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली एक भारी बंदूक थी। मैचलाक शुरुआती दौर में बंदूक जिसमें बारूद को माचिस से चिंगारी दी जाती थी, ये प्रारंभ का है। ठीक है ना। ये आपका बुक ख़त्म हो गया है। अब इसके क्वेश्चन आंसर हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है ना।